गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ थोड़ा सीबीएसई के द्वारा लाए गए हमारे सिलेबस के चेंज की। तो कल मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ डिलीटेड पोर्शन पे बनाया था कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से, खास करके क्लास 12th के सिलेबस से हटा दिया है। तो आपको दिखा कि बहुत सी मेजर पोर्शंस थे जो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। मैंने आप लोगों से ओपिनियन भी पूछा था कि बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों को आपकी क्या ओपिनियन है इस सिलेबस को लेके, नए सिलेबस को लेके। बहुत बच्चों ने अपनी ओपिनियन दी है, अच्छी बात है। देखो ऐसा है कि जहाँ तक पेंडेमिक की बात है, जहाँ तक अभी जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो अगर उसको ध्यान में रखो तो काफ़ी ज़रूरी था कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं हैं, वो क्लासेस को ऑनलाइन नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन सुविधा होने के बावजूद भी उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे से वो ऑफलाइन क्लास में प्रिपेयर कर लेते। तो बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रख के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, और ये सीबीएसई के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस का रिडक्शन नहीं है। अब आते हैं सर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फुल सिलेबस पढ़ना चाहिए या फिर रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ना चाहिए? तो मेरी मानो, अगर मुझसे पूछो तो रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ना एक तरीके की भारी गलती होगी। बिकॉज आपसे जो सीनियर्स हैं वो आपसे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और आपके बाद जो आपके जूनियर आने वाले हैं वो भी आपसे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपका सेशन सिर्फ ऐसा रहेगा जहां पे आप अपने आप को वीक फील करोगे, और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर टाइम है, आपके पास हर एक चीज़ है, और सबसे बड़ी बात, हम लोग आपके साथ हैं। खास करके मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए रवि सर हैं, आप उसकी चिंता नहीं करो। तो दिमाग से निकाल दो कि सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है। हाँ, बट इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि उन सब पोर्शंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जब हम बोर्ड की रिवीजन कर रहे होंगे, जब हम बोर्ड क्लासेस का रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो हम उन सब चीज़ों पे काफ़ी ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो बोर्ड ने दिया है। बेकार की चीज़ों पे समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कब? जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन की बात कर रहे होंगे तब। ठीक है सर, दैट्स वेरी गुड। और बताओ आगे। दूसरी बात यह है कि सर देखो, जेईई मेंस हो गया, एनडीए हो गया, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उन्होंने अपने सिलेबस में चेंजेस नहीं लाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी सीबीएसई के हिसाब से अपने सिलेबस को चेंज कर दिए, नहीं। उनकी सिलेबस जो पहले थी वही अभी भी है। तो अगर आप उन एग्जाम्स को देना चाहते हो, उन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, तो 100% बात है कि आपको इस लेवल की सिलेबस पढ़नी होगी। नहीं पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई साहब, हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा का बना रहे थे, हर वो चीज़ जो हम पहले पढ़ रहे थे, हमारे लिए सारी वो चीज़ें वैसी ही रहेगी। 1% बदलाव आने वाला नहीं है ना? सब चीज़ वैसे ही पढ़ेंगे। हाँ, बट जब हम रिवीजन करवाएंगे, जब आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी, जब हम लोग रिवीजन करेंगे, बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ेंगे, स्पेशली बोर्ड के क्वेश्चंस पे ध्यान देना जब स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशंस में हम उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और दूसरी नई चीज़ आपने देखी आज के वीडियो में कि आप आज के वीडियो को प्रीमियर के तौर पे ले रहे हो। आप पे प्रीमियर के तौर पे आ रहा है ये वीडियो, आपको प्रीमियर दिया गया ये वीडियो, है ना? तो जब ये प्रीमियर के तौर पे आया तो इससे दो बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते हो, भगा के नहीं देख सकते हो। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आप पूरी वीडियो को एज अ क्लास देखोगे तो तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं सर, आप जब क्वेश्चन लिखते हो तो थोड़ा टाइम जाता है तो हम उसको भगा के देखेंगे। तो आज भर झेल लो। आज भर आपको जब क्वेश्चन लिखते हैं तो हम बोर्ड पे लिखते हैं, या फिर जब इरेज करते हैं तो वो 2 टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होता है, तो आप भगा देते हो। ठीक है, 5 सेकेंड 4 सेकेंड भगा देते हो, गुड। बट क्या है, आज भर के वीडियो में वेट कर लो। कल से वीडियो में मैं थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग करके ही डालूंगा। क्वेश्चंस आपको नीचे, यहाँ स्क्रीन के नीचे आपको दिखेंगे, मैं लिखूंगा नहीं। एंड जो समझाने के बाद जो इरेज करने वाला पोर्शन होगा वो काट दूंगा मैं। तो वीडियो तुम्हारी अपने आप शॉर्ट हो जाएगी, तुमको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे दो बेनिफिट क्या है कि इसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं। ये वीडियो जस्ट एज अ लाइव है, मैं लाइव नहीं हूं, जस्ट एज अ लाइव है। लाइव से बेटर इसलिए हम इसको समझ रहे हैं बिकॉज लाइव में बफरिंग होने लग जाती है, ठीक है, और उस बफरिंग होने की वजह से आप क्लियरली वीडियो को नहीं देख पाओगे। लेकिन यहां ये अपलोडेड है, ये वीडियो YouTube पे अपलोड है, बस स्टार्टिंग जो 51 मिनट या 10 मिनट जो भी है आपका, वो जो आप देख रहे हो उस वक्त आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे 1 घंटे की वीडियो हुई, आप 1 घंटे के अगर बाद देखते हो, दूसरे घंटे तीसरे घंटे देखते हो तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर उसी टाइम जब मैंने इसको अपलोड किया उसी वक्त से देखना स्टार्ट कर दोगे तो ये एक लाइव क्लास की तरह चलेगा और आप उसको लाइव चीज़ें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और मैं लाइव वहाँ पे अवेलेबल भी रहूँगा। इसको कहते हैं शेड्यूल्ड वीडियो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये 2-3 फायदे हैं इसके। चलो ठीक है, इस फायदे से आपको कोई मतलब नहीं है, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का क्लास, जिसमें हम लोग आज बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। बेहतरीन मतलब लेवल 2 के बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। लेवल 1 तक की बातें हमने कर ली थी, आज हम लेवल 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सट्रीम तगड़े तगड़े क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जितना हो सके उतना देखेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर ले, ठीक है ना बच्चों। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, इंतुजियाज्म होकर पढ़िए, फुल पावर लगा लो, इंथुजियाज्म से भर जाओ, स्ट्रेंथ डेवलप करो और मन से पढ़ो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। चलो बच्चों, तो क्या है कि आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ना आपके पास, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कहता है कि एन एयरफोर्स प्लेन इज ascending vertically at the rate of 100 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चे, क्वेश्चन लिखने से फायदा ये होता है कि आप समझ पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अगर अर्थ की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों r किलोमीटर है, तो फिर पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन, visible from the plane, increasing at 3 minutes after it started ascending, ठीक है। फिर दिया है given that, ऐसा दिया हुआ है, given that the visible area A at height h is given by, क्या चीज से दिया जाएगा, A is equal to 2 pi r square h upon r plus h, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ ऐसा है कि अभी बहुत गर्मी है और मैं पंखा चला नहीं सकता हूँ बिकॉज आपकी वीडियो में साउंड जाएगी जो आपको फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इतनी मेहनत की जा रही है ना, तो कम से कम आप भी वीडियो को ध्यान से देखो और अच्छे से देखो, मन से देखो, ठीक है। देखो बच्चे, क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपके सामने आपका क्वेश्चन है। कल से क्या होगा, ये क्वेश्चन एज ए स्क्रीन पे आएगा और आप स्क्रीन पे ही इसको पढ़ लोगे और मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली।
एक एयर फोर्स का प्लेन है जो, देखो जैसे मान लो ये प्लेन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग होता है। वर्टिकली ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ट्रर ऊपर की तरफ जा रहा है। जाने का रेट क्या है बच्चों? जाने का जो रेट है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये कितना ऊपर गया? 100 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर 100 किलोमीटर, ऐसे करके ट्रर करके ऊपर चला जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ का रेडियस आप मान लो r किलोमीटर। भाई अर्थ की रेडियस तो बदलेगी नहीं, जो है सो है, उसने बोला r किलोमीटर रेडियस मान लो। अब तो फिर तो बोल रहा है कि सोचो कि तुम प्लेन पे हो, जब तुम ऊपर जा रहे होगे तो तुमको अर्थ पहले छोटा, जैसा क्या होता है, जैसे हम ऐसे देखेंगे छोटा दिखेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा वाइड विजन होता जाएगा, हमको चौड़ा दिखते जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का एरिया कितने तेजी से आपको विजिबल होगा प्लेन में से, जब प्लेन ऊपर जा रहा है। तो कब? जब आप शुरू कर चुके थे उसके 3 मिनट के बाद से। और दिया हुआ है कि हाइट के साथ एरिया का क्या रिलेशन है? a इज इक्वल टू दिस। यानी सिंपल बात है कि स्टार्ट करने के 3 मिनट के बाद जो dA/dt है वो आपको निकालना है। स्टार्ट करने के 3 मिनट के बाद जो dA/dt है, यानी एरिया का रेट चेंज टाइम के साथ, वो आपको निकाल देना है। क्वेश्चन समझ गए? चलो अब हम इसका सॉल्यूशन आप लोग को समझाते हैं। तो मैं क्वेश्चन मिटा दूं, ज्यादा बेहतर होगा। आ जाइए, बिना मिटाए मैं कैसे पढ़ाता बताओ। तो भाई साहब आपका क्वेश्चन यहाँ पे इरेज हो गया, बहुत जल्दी इरेज हो गया, 2-3 सेकेंड लगा। आ जाओ बच्चों, देखें सॉल्यूशन देख लें इसका। तो समझने की कोशिश करिए, है ना। ये बताइए कि हाइट के चेंज होने का रेट कितना दिया हुआ था? dH/dt वो दिया था 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि आपका हाइट 100 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा है। तो अब ये बताओ कि 3 मिनट बाद, है ना, आफ्टर 3 मिनट हाइट विल बी, हाइट कितना हो जाएगा? तो भाई साहब 100 किलोमीटर इंटू 3/60 ये करोगे, क्योंकि 1 घंटे में इतना, तो 3/60 घंटे में इतना। तो यहां से ये दोनों कट गया, 3 से 2 कट गया एंड 2 से 5, तो यहां हो गया 5 किलोमीटर। यानी 3 मिनट के बाद जो हाइट होगी प्लेन की वो 5 किलोमीटर होगी। चलो आ जाओ, जो रिलेशन दिया है एरिया में और हाइट में वो है 2πr² h/r+h, ये रिलेशन दिया है। और हमें निकालना है dA/dt। तो आ जाओ dA/dt निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो डिफरेंशिएट करना होगा 2πr² h/r+h को t के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि यहां वेरिएबल तो h है ना, रेडियस तो अर्थ का फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। हाइट बदल रहा है, हाइट के बदलने का रेट है, तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो आपने क्या किया कि यहां लिख दिया 2πr² h/r+h, इसका डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, और फिर यहां लगा दिया h/t। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है ना बातें। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा टिपिकल इसीलिए है क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो क्या है, यहां लगा दिया हमने dA/dt। ठीक, अच्छा बताओ, ये 2πr कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारे पास फिर डिफरेंशिएशन करने को बच गया h/r+h का h के रिस्पेक्ट में। dH/dt की वैल्यू है 100, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास हमारा dA/dt था, वो आ गया 200πr²। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे वाले को बाहर निकालोगे, डिवीजन रूल, और हो जाएगा dH का 1, फिर माइनस का साइन देंगे, h को बाहर निकालेंगे, r का तो 0 उसका 1, और नीचे हो गया r+h का होल स्क्वायर। यहाँ से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया dA/dt इज इक्वल टू 200πr², और r मिलके हो जाएंगे r3, और नीचे हो जाएगा r+h। तो h की वैल्यू आप रख सकते हैं 5, यानी r+5 का होल स्क्वायर। तो ये है टाइम के साथ उसके बदलने का रेट। समझ गया ना बात को। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ये इसीलिए था बिकॉज बच्चे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि कैसे क्या करना है, वो नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन में, और इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिए जितना जल्दी हो सकता है स्क्रीनशॉट लेके। हम लोग अपने अगले लेवल 2 के क्वेश्चन पे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन है। चलो बच्चे, तो भाई साहब मिटाने में कोई लेट नहीं करना है,
है ना, क्योंकि आज आप वीडियो भगा भी नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर बताना कैसा लगा आज का प्रीमियर आपको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। क्वेश्चन है कि वाटर इज ड्रिपिंग, है ना, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। अच्छा, कोनिकल फनल से पानी निकल रहा है ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। अच्छा ठीक है, एट यूनिफॉर्म रेट। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है भाई, एट यूनिफॉर्म रेट। वो रेट कितना है? रेट है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भाई साहब देखो, रेट देख के समझ जाओ कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये एरिया का रेट होगा, वॉल्यूम का नहीं होगा, ये ध्यान देना है ना। इन इट्स सरफेस एरिया, देखो लिख भी दिया, इन इट्स सरफेस एरिया through a tiny hole, through a tiny hole at the vertex in the bottom। ठीक है ना बच्चों। फिर कहता है when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height, find the rate of decrease of the slant height of the water, है ना। चलो बच्चे जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। चलो अब मैं यहाँ पे एक आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि हमारे पास एक कोन का फनल है, क्या कोनिकल फनल। कोनिकल फनल का मतलब हो गया कोन शेप का फनल है, समझ रहे हो ना बात को। ये कोन शेप का फनल हो गया, इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग। यहाँ नाम दे दो A, इस वाले पॉइंट का नाम B और इस वाले पॉइंट का नाम दे दो O, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, कह रहा है कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो π/4 है। देखो ये एंगल होता है वर्टिकल एंगल, तो इसका जब तुम हाफ पोर्शन ले लोगे, सिर्फ हाफ की बात करोगे, तो ये हाफ एंगल इसने दे रखा है कि कितना है सर जी? π/4 है, सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा, जो वाटर निकल रहा है उसका रेट कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से पानी निकलेगा तो उस पानी की सरफेस एरिया घटेगी ना, तो हमारे पास हमारा जो ds/dt है वो है -2, है ना। 2 लाएंगे, माइनस लगाएंगे बिकॉज घट रहा है। अच्छा, थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटी सी होल है यहां से। अब पूछ रहा है कि व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जब मेरा स्लैंट हाइट यानी L 4 सेंटीमीटर था, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट आपको निकालना है ऑफ द वाटर। तो स्लैंट हाइट के रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, यानी अल्टीमेटली आपको निकालना है dL/dt, है ना। तो बहुत आसान सी बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम सिंपल सा एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी टाइम पे इतना पानी रहा होगा, ये सब वाटर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं पूछूं तो फिर CSA बताओ, सरफेस एरिया बताओ, CSA बताओ। तो आप जानते हैं कि CSA होता है πRL होता है। तो स्लैंट हाइट तो L रहने दोगे, लेकिन ये रेडियस तो आपको चाहिए, बिकॉज रेडियस का कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिया है, तो रेडियस तो आपको निकालना पड़ेगा। दो हियर इट इज योर रेडियस, ये आपका रेडियस है, ये R आप मान लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें, आप R रेडियस लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चे, तो ये 45 डिग्री है और ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट आपको L दिया हुआ है, आपको L लेके चलना है। तो ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री और वो रेडियस, देखो ये रेडियस, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस और ये 45 डिग्री है ना। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हो? यहाँ पे एक सिंपल सा दिमाग लगेगा कि हमारा जो रेडियस है, देखो मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। अगर आ जाओ, इसका नाम दे दो K, इसका नाम L, इन ट्रायंगल KLO, इन ट्रायंगल KLO, है ना। अगर हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री, तो मिलेगा मेरे को क्या? परपेंडिकुलर यानी R अपॉन हाइपोटेनस L। तो रेडियस मेरा कितना आ गया? L अपॉन √2, बिकॉज साइन 45 1/2 होता है। उसी तरीके से अगर मैं सोचूं, मैं लिखूं यहाँ पे cos 45,
तो cos 45 हो जाएगा मेरा बेस, जो कि मेरा हाइट है, ये h है, ये h है ना, तो हाइट इज इक्वल टू हाइट अपॉन l, तो फिर से हाइट भी मेरा हो जाएगा l अपॉन √2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम लोग पाई आर एल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी करेंगे तो आपको पता है कि d ठीक है, पाई की जगह पाई ठीक है, r की जगह हम लिख सकते हैं l अपॉन √2 इंटू एल, है ना, और यहाँ t लगा दिए। सिंस l आपका वेरिएबल है ds बाई डी टी, तो -2 है भाई साहब, तो यहाँ से क्या होगा, पाई √2 बाहर आ जाएगा और हमें डिफरेंशिएशन करना होगा एल स्क्वायर का l के रिस्पेक्ट में, और फिर l का t के, और यही dl बाई डी टी आपको निकाल लेना है जब हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, ठीक, तो हम निकाल लेंगे। अब बताओ यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा क्या, 2l पाई √2 dl बाई डी टी। तो हमें तो dl बाई डी टी चाहिए था, इसको अलग रखो, यहाँ आ जाओ, तो हमारे पास जो dl बाई डी टी है वो कितना आ जाएगा बता सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो उधर, देखो ये 2 कट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा तुम्हारे पास √2 माइनस में डिवाइडेड बाई l पाई। अब आपको पता है कि l जो है हाइट कितना बोल रहा है बताओ, हाइट 4 सेंटीमीटर पे, तो h को जैसे यहाँ 4 रखोगे तो आपका l बाई √2 में l हो जाएगा 4√2, यहाँ पे रख दो 4√2, आपका आंसर आ गया dl बाई डी टी इज इक्वल टू -√2 और l की जगह 4√2 पाई, √2 कट गया, -1 अपॉन 4 पाई इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना बात को, तो ये दिमाग लगाना आपको काफी जरूरी था, ऐसे नहीं लगाओगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और आज सारे क्वेश्चंस लेवल 2 के हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, पीछे करके बैक करके ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो नहीं बताया तो फिर से मेरे को बोलो, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको उतार लो, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका, आंसर भी आ चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बालकों, मिटा दिया जाए, बोलोगे तो भाई साहब मिटा देंगे, है ना। चलो आ जाओ, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आ जाएं, अपना आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लें, तो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बड़ा है, मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है सैंड इज pouring from a pipe, ठीक है, at the rate of 12 centimeter cube per second. Next, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, साथ साथ सीबीएसई ने भी पूछा था, अब तो नहीं पूछेगा, है ना। तो क्या है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, ठीक है, एक पाइप से सैंड को पोर कर रहे हो, जो कि किस रेट से पोर हो रहा है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी उस पाइप से जो वॉल्यूम का चेंज है डीवी बाई डी टी वो प्लस में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, उस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, और सही बात है, अगर आप किसी चीज को से डालते हो जो कि सैंड टाइप की चीजें हैं तो वो एक कोन शेप में फॉर्म होता है, तो एक द फॉलिंग सैंड
form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। अच्छा, यानी जो हाइट है वो हमेशा रेडियस का 1/6 मेंटेन किए हुए है। चलो ये भी बात लिख लिए। अब बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज, हाउ फास्ट द हाइट, एक सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन once again. How fast the height? Okay, so what? How fast the height of the sine cone is increasing when the height is 4 centimeter? यानी हमें निकालना है कि भाई dh/dt क्या होगा अगर मेरा h 4 सेंटीमीटर है तब, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो इस तरीके से कोन बनेगा, है ना, मतलब जो सैंड का कोन होगा वो ऐसा कोन बन जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो जो भी हो हर बार हाइट आपका क्या है, r/6 है। ठीक, अच्छा बताओ इस कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 पाई r² h। तो भाई मेरे को रेडियस को बदलना है तो हम रेडियस को लिख सकते हैं ना यहाँ से 6h। तो हमारे पास हमारा जो वॉल्यूम है वो आ गया 1/3 पाई r² की जगह हो गया 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो हमारा जो p है वो हो गया पाई छछा के 36 h³/3। तो हमारे पास भी जो हो गया 12 पाई h³ है ना। अब हमें dv/dt निकालना है। तो dv/dt का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 12 पाई h³ विथ रिस्पेक्ट टू t, जो कि होने से रहा। तो 12 पाई कांस्टेंट था तो आपने क्या क्या निकाल दिया और h³ को h के रिस्पेक्ट में और dh/dt कर दिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, नहीं। अच्छा बताओ dv/dt पहले से दिया हुआ है 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 और यहाँ पहले से है 12 पाई, देन इट विल बी 3h² एंड देन वी हैव dh/dt। आपको पता है ये 12 कट जाएगा। h आपको कितना रखना है, 4, आप यहाँ पे 4 रख दो तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 = पाई इंटू 3 16 एंड देन dh/dt। यहाँ से आप आराम से लिखोगे कि मेरा जो dh/dt है वो हो जाएगा 1/48 पाई। हो गया ना क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात थी, आपको रिलेशन एज्यूम करके निकालना था और आपका आंसर आपके पास सामने मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इसको उतार लीजिए एक बार, मैं जरा फ्रेम चेक कर लूँ बच्चों, जरा उतारो इसको। दैट फ्रेम इज रियली गुड इनफ। चलिए मिटा दें इसको, है ना, फटाक से इसको उतार लो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसके बाद के जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं सेम पैटर्न के हैं, मैं तुमको 2 और अलग अलग एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूं जो थोड़ा पैटर्न अलग है। अब इसके बाद जो 2-3 एग्जाम्पल्स तुम खुद से कर सकते हो बिकॉज वो सब के सब कोन पे बेस्ड हैं। तो बस रिलेशन निकालो और अपना आंसर पालो, सिंपल सा है। लेकिन इसके बाद के जो 1-2 एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं तो उनको मैं करा दे रहा हूं, थोड़ा अलग है। लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स जिनमें से अगर एक करा दूंगा तो तुम एक अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 4th नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, है ना, कितने पे, एट द हाइट ऑफ 151.5 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite, comma, the height, height of the boy is 1.5 मीटर। देखो बच्चे काफी बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। पढ़ो, अ काइट इज मूविंग हॉरिजेंटली, ठीक है भाई सब सही है, एट द हाइट ऑफ दिस, मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन हाइट पे काइट जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। और ये हाइट कितना है, सबसे बड़ी बात है कि सर ये हाइट कितना है। तो मान लो कि ये जमीन हो गया मेरा,
है ना, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से ये जो हाइट है वो है 151.5 मीटर। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं यहां से यहां तक x मान लूं, ठीक है, ये x मान लूं, तो इसकी स्पीड यानी dx बाई जो dt है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। काइट मेरा यहां पे है, काइट मेरा यहां पे, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। अच्छा, एक 1.5 मीटर का बॉय है, यहां पे मान लो लड़का है, और वो इस पतंग को ऐसे फ्लाई कर रहा है। तो अब लड़के से जो पतंग की डिस्टेंस है मेरे भाई, वो पतंग की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस लोगों ने, एक सेकंड मैं क्वेश्चन जरा चेक कर लूं। व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे, ओके, हाँ चलो, तो ये डिस्टेंस, ये जो y है ना बाबू, ये तुम्हारा कह रहा है कि ये y ले लो, है ना, ये y ले लो। तो ये अगर ये जो y है, कह रहा है क्वेश्चन समझना मेरी बात को, क्या कर रहा है कि व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, यानी ये जब y की वैल्यू 250 होगी तब पूछ रहा है कि तब उस कंडीशन में बताओ कि हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, तो ये स्ट्रिंग कितने तेजी से निकल रहा होगा, है ना। तो समझना मेरी बात को, यानी हमको निकालना है dy बाई dt, कब निकालना है, जब y हो 250। तो रिलेशन निकाल लो मेरे भाई साहब, आ जाओ ध्यान से देखोगे तो ये 1.5 मीटर का बच्चा था भाई, 1.5 मीटर लंबा था, ये था, तो इतना कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा 2x, और एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, dx बाई dt, है ना। उसके बाद लगेगा 150 का तो 0 हो जाएगा, साफ सुथरी बात है। यहाँ हो जाएगी 2y और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई dt। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस dy बाई dt। तो पहले ये 2 काट दो, और dx बाई dt की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10x बाई y इज इक्वल टू dy बाई dt। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जब y 250 होगा, तो जब y 250 होगा तो x कितना होगा ये भी तो पता लगा ले। तो आ जाओ यहाँ लिखो 10x बाई वाई इज इक्वल टू dy बाई dt, है ना। तो जब हम y को 250 रखेंगे तो मेरा x कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ सॉल्व करो, y 250 का स्क्वायर होगा, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस 150 इंटू 250 प्लस 150 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 250 में से 150 जाएगा तो 100, और यहाँ हो जाएगा 300 एक 400, तो 100 का 10 हो गया, 400 का 20 हो गया, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 200। तो यहाँ पे रख दो x 200 बाई 250, तो हो गया 100 इंटू 200 बाई 250 इज इक्वल टू dy बाई dt। 1 0 2 0 कट गया, 5 का 20, 50 के 25, 15 10, तो कितना हो जाएगा, तो dy बाई dt हमारा हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई ये कितने तेजी से भागेगा, 8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भाग जाएगा। अब तुम्हारा डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर बच्चों खत्म हो गया। टोटल इसमें 28 एग्जाम्पल थे, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल करा दिए हैं, 4-5 को छोड़ के आप उसको अपने से करिएगा। उसके बाद 12.2 पूरा बना लो। फिर 12.2 जब बना लोगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 26 क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपको आज ही कर लेना है। फिल अप 10 क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी 10 हैं, तो टोटल इतने क्वेश्चन कर लो, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर खत्म हो गया। कल तक अपना सारा का सारा डाउट डेरिवेटिव एज रेट मेजर का भेज दो, कोशिश करो कि आज रात तक ही भेज दें ताकि आप फटाफट हम लोग उसको कल वीडियो में इंक्लूड कर लें। और कल अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है काफी बेहतरीन चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल हम लोग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तब मैक्सिमा मिनिमा, तब एरर अप्रोक्सीमेशन, तब बाकी की चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट होने वाला चैप्टर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा आज के प्रीमियर वीडियो को लेके कि आपको ये प्रीमियर वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी ओपिनियन है, उस हिसाब से हम लोग इसको प्रीमियर करेंगे या फिर नहीं करेंगे वो देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले आप अपनी ओपिनियन दीजिए। फायदा यही है बच्चों उस वीडियो से ना, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो फॉरवर्ड नहीं करोगे तो बहुत सटीक तरीके से बैठ के आराम से पढ़ोगे। फॉरवर्ड कर देने से क्या होता है, बहुत सी चीजें स्किप हो जाती हैं और वो क्लास वाली फीलिंग नहीं आती है। दूसरा, आप एट अ टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम उस वक्त बैठ के एट अ टाइम आपका वो भी कर सकते हैं, मतलब रिप्लाई भी दे सकते हैं, तो ये चीजें आपको प्रॉफिट मिलेंगी। समझ रहे हो बात को, बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार इसको देखो करके कैसा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक खुश रहो।
रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।